नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश मिश्रा और आप हमें आज देख पा रहे हैं ई आचार्य के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री गुरु। मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री और 10th क्लास का पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास भी होती है, हम लोग देखते हैं और सबसे पहले उसी से हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। तो हम जानते हैं कि जब अपने कमरे में, नॉर्मल कमरे में हम लोग दूध रख देते हैं और क्या देखते हैं कि शाम तक जो दूध होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है या दूध खराब हो जाता है। हम लोग सांस लेते हैं, यह भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। हम लोग खाना खाते हैं और खाना हमारा पूरी तरह से पच जाता है, पाचन हो जाता है, डाइजेशन जो होता है वो भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरी तरफ होता है क्या, हम देखते हैं शुगर होता है और शुगर का फर्मेंटेशन होता है। तो फर्मेंटेशन होने के बाद किण्वन जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो जब शुगर का किण्वन होता है तो वो क्या बन जाता है, शराब बन जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन करके कोई नई चीज़ बना देते हैं। तो इस तरह की अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज़ होती है अगर हमको कहना हो तो देख सकते हैं हमारे पास अगर कोई रिएक्टेंट हो और एक दूसरा जो बनता है अभिक्रिया करने के बाद वो बनता है प्रोडक्ट। अब हमने देखा हमारे पास मान लिया कोई दो रिएक्टेंट हैं ए और बी और ये बने तो इन्होंने दिया सी और डी। अब बात आती है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट या हिंदी में बोलते हैं इसको अभिकर्मक, और जो बनता है इसको बोलते हैं हम उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद, या इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। अब बात आती है कि रिएक्शन होता क्या है और कैसे होता है। हम देखते हैं आमतौर पर कि जब दूध है, दूध में हम ज़रा सी खटाई डाल देते हैं, ज़रा सा कुछ भी खट्टा पदार्थ पड़ जाता है तो क्या देखते हैं, दूध जो होता है दही में कन्वर्ट हो जाता है और जब दही बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। जो दही होता है उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। अब बात आती है कि हम मान लिया हमारे पास कोई भी चीज़ है, रिएक्शन है, कोई भी अभिक्रिया है, किसी भी अभिक्रिया को जानना है तो कैसे होता है, सबसे पहले इसी पे हम आते हैं। नॉर्मली हमारे पास कोई दो रिएक्टेंट हों, दो अभिकारक हों जिनको हम लोग मिलाते हैं तो कोई तीसरा उत्पाद बन सकता है। हो सकता है कि यह उत्पाद दो भागों में बने या हो सकता है कि वो एक ही चीज़ बने। अब जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास CaO माने होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर हम देखते हैं कि इसके साथ अगर H2O माने इसको पानी में मिला दिया जाए, इसमें हम पानी मिला देते हैं तो हम क्या देखते हैं सामान्यतः कि ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, और बाकी ऑक्सीजन गैस इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस इस प्रक्रिया में निकल जाती है। तो इसको हम बोलते हैं सीधे तौर पर ये होता है बुझा हुआ चूना। ये क्या है, बुझा हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, या इसको बोलते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना। तो इस तरह से इसमें से इस पूरी अभिक्रिया में दो उत्पाद निकले। ऐसे अगर हम दूसरा कुछ लेते हैं, दूसरा कोई चीज़ ले लेते हैं और मानते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर और कोई चीज़ है तो किसी के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है। जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन और है हाइड्रोजन। अब अगर ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, हमने देखा जब हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के, और दूसरा चीज़ हमारे पास हाइड्रोजन, इन दोनों ने अभिक्रिया की तो इनने बनाया क्या, एक नया पदार्थ बनाया, और ये क्या है, अमोनिया। जो नया पदार्थ बनाया अमोनिया। अब
इसका ये जो प्रोसेस होती है जिसमें अमोनिया का निर्माण होता है वो प्रोसेस कहलाती है हैवर्स प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? हैवर्स प्रोसेस। अगर हमें अमोनिया का निर्माण करना होता है तो हम लोग हैवर्स प्रोसेस से करते हैं। दूसरी चीज़ होती है, एक अमोनिया का प्रिपरेशन होता है तो वो लैब मेथड से भी किया जाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि अगला जो हमारा है उसको हम, ये चीज़ है हमारा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। एक बात होती है कि हम कहें कि जब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? दोनों जुड़ते हैं तो जल बनाते हैं। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है या दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या? जल बनाते हैं। और दूसरा चीज़ हम देखते हैं, अगर मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए, अगर मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के उस पर छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है, तो उन दोनों में अभिक्रिया होती है और वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड जब फॉर्म होता है तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं हमारे पास कि मैग्नीशियम था और नहीं ऑक्सीजन से। तो दोस्तों हम लोग क्या देख रहे थे कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर चाहे तो क्या इसको हम और सरल तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि क्या इसको निरूपित करने का, इसको और भी शॉर्टेस्ट वे में लिखने का कोई तरीका है या नहीं है। तो सबसे पहले हम उससे पहले जानते हैं, उससे पहले चलते हैं कि इसका चिन्ह क्या होता है। इसके चिन्ह को हम जानेंगे। जैसे हमने लिख दिया कि ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, इसने अभिक्रिया की तो इसने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम, लेकिन इससे पहले हमने जब सिंबल पढ़ा था तो इसको मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg से और ऑक्सीजन को हम लोग क्या लिखते हैं? O2 लिख दिया। तो हम देखते क्या हैं कि अगर Mg और O2 की अभिक्रिया हुई तो क्या बन गया? MgO बन गया। माने क्या हो गया? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात आती है कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो ये, अब देखते हैं कि क्या रिएक्शन संतुलित है या रिएक्शन संतुलित नहीं है। इसके लिए हम चलेंगे संतुलन के लिए कि देखते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले 9th क्लास में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें बताया गया था कि जितने तत्व इधर होंगे उतने ही तत्व इधर भी होने चाहिए। मतलब तभी हम मान सकते हैं कि रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है या इनबैलेंस्ड है। तो हम देखते हैं रिएक्शन अभी तक जो है पूरी तरह से संतुलित नहीं है, तो हम इसको संतुलित कर लेते हैं। अगर इसमें देखते हैं इधर Mg के सिर्फ एक ही पदार्थ है और इधर O2 के O के 2 हैं और इधर O के एक ही हैं। अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या देखते हैं? अब O भी इधर भी 2 हो गया और O इधर भी 2 हो गया। फिर हमने देखा कि इधर Mg कितना हो चुका है? 2। तो इधर क्या कर दिया? इधर हम देखते हैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया? 2Mg और O2, तो बन क्या गया? 2MgO और रिएक्शन भी क्या हो गया? बैलेंस। अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है तो सबसे पहले इधर लिख देते हैं हम तत्व और तत्व में हमारे पास दो चीजें हैं। पहला तत्व है हमारा Mg और दूसरा तत्व है हमारा O। अब हम देखते हैं इधर की संख्या लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। अब LHS में आपके Mg पहले कितना था? अब इसमें हो गया है Mg, पहले Mg आपका था 2, तो इसमें लिख दिया Mg 2 और RHS में Mg कितना है? 2 और इधर O कितना है? 2 और इधर O कितना है? 2। माने Mg और Mg, RHS और LHS दोनों में बराबर हैं।
O और O माने ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है, माने क्या है, रिएक्शन क्या है, संतुलित है, रिएक्शन कैसा है, बैलेंस्ड है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि समीकरण को संतुलित करना, अगला है हमारा, अगला टॉपिक इसी में है, समीकरण को संतुलित करना। अब सीधे तौर पर आप इस टॉपिक को, संतुलित का मतलब होता है यहाँ बैलेंस, हम किसी भी रिएक्शन को, किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस कैसे करेंगे। चूँकि 9th क्लास में आपने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, माने द्रव्यमान जो होता है ना ही तो बनाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया सकता है, बल्कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसके आबंध टूट जाते हैं और दूसरे से मिल जाते हैं तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक पहला पदार्थ था जिंक, हमने मान लिया कि हमारे पास एक पदार्थ था जिंक, और दूसरा हमने कोई पदार्थ ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल मान लिया, ले लिया। अब हम देखते हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बन जाता है, जो जिंक होता है वो SO4 के साथ जाके जुड़ जाता है तो बन जाता है ZnSO4 और इधर हाइड्रोजन गैस निकलती रहती है। अब हमने देखा कि जो जिंक है अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो इसका पूरी तरह से ये उत्पाद ये बना। और इसमें हम देखें कि क्या ये रिएक्शन संतुलित है या नहीं है। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था, जब हमको देखना है कि कोई रिएक्शन जो है संतुलित है या नहीं है तो उसके लिए हम एक ऐसी इस तरह का बॉक्स बना लें और इधर हम तत्व को नोट कर लें, इधर जो तत्व हैं उनको नोट कर लेते हैं और इधर हम लिख लेते हैं LHS और इधर लिख देते हैं RHS। अब देखते हैं कि क्या बैलेंस है या नहीं है, कौन कौन से तत्व हैं। सबसे पहले तत्वों को हम नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा तत्व है हमारे पास जिंक, तो हमने जिंक नोट कर दिया, तीसरा तत्व हमारे पास है सल्फर, तो हमने S नोट कर दिया, और चौथा पदार्थ हमारे पास जो है वो है ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन को भी नोट कर दिया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि क्या इधर की तरफ देखते हैं LHS में कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो 2, तो हमने इधर लिख दिया 2। अब इधर देखते हैं जिंक कितना है, तो जिंक इधर सिर्फ 1 है तो हमने 1 लिख दिया। S देखते हैं मैंने सल्फर कितना हमारे पास 1 है तो हमने 1 लिख दिया। ऑक्सीजन के इधर कितने मोल का 4, तो इधर 4 लिख दिया। अब हम बढ़ते हैं RHS की तरफ, इधर आए हमने देखा जिंक कितना है सिर्फ 1, तो हमने जिंक वाले कॉलम पे 1 चढ़ा दिया। आगे देखते हैं हम कि S कितना है, सल्फर कितना है हमारे इधर 1 है तो हमने 1 लिख दिया। इधर ऑक्सीजन कितना है 4 है तो इधर हमने ऑक्सीजन वाले पे 4 लिख दिया। और हम देखते हैं इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब क्या देखते हैं हम कि ये जो समीकरण बना इसमें हाइड्रोजन LHS RHS के बराबर है, जिंक भी बराबर है दोनों तरफ, सल्फर भी दोनों तरफ बराबर है और ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बराबर है। तो इस तरह से ये पता चलता है कि जब RHS और LHS में दोनों तरफ के जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो बराबर हो गए तो इस तरह के समीकरण को हम क्या बोलेंगे कि ये समीकरण कैसा है, संतुलित समीकरण है। अब हम देखते हैं ये तो संतुलित था, अब हमें किसी और समीकरण को लेके संतुलित करना सिखाते हैं आपको कि समीकरण को अगर हम बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करेंगे। इसमें हमने देखा कि ये जो समीकरण है ये संतुलित समीकरण है। अब अगला समीकरण अगर हमें संतुलित करना है तो हम कैसे कर, तो दोस्तों देखते हैं हम लोग कि आगे हमें अगर रिएक्शन संतुलित करना है, कोई भी अभिक्रिया को संतुलित करना है तो हम कैसे करेंगे। उससे पहले हमने आपके सामने एक इक्वेशन लिख दिया है और उस इक्वेशन में लिखा हुआ है सबसे पहले Fe मतलब होता है आयरन, इसका लैटिन नाम होता है फेरन। अगर ये जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है Fe3O4 माने फेरिक ऑक्साइड बनता है और उसके साथ क्या बन जाता है, जल बाहर निकलता है। किस रूप में, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो हम देखते हैं जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब हम फिर से देखते हैं कि इसको संतुलित करने के लिए हम आते हैं। तो जब इसको संतुलित करना है तो सबसे पहले हम क्या करें, जैसे हमने सबसे पहला चीज़ लिखा Fe, इससे सबसे किनारे एक बॉक्स बना लीजिए। दूसरा हमने लिखा H2O, इससे किनारे भी हमने एक बॉक्स बना लिया। सबको हम एक बॉक्स में कर देते हैं। अब आगे हमारे पास जो प्रोडक्ट है क्या बना है
3O4। इसके किनारे भी हमने एक बॉक्स बना लिया। और दूसरा है हमारे पास अगला चीज़ दिया हुआ है हाइड्रोजन, इसके किनारे भी हमने एक बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स बनाने के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने बताया था कि आपको क्या करना होता है। हमने आपको बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के किनारे क्या कर लेते हैं, हम एक बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। और बॉक्स ड्रा करने के बाद इधर हम देखते हैं कि किसमें किसमें कितने कितने तत्व हैं, फिर हम उसके हिसाब से इसको बैलेंस करने की तरफ आते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इधर हमने नोट कर दिया कि तत्व कौन से हैं, तो तत्वों की सूची बना ली। फिर ये हो गया LHS और दूसरा हो गया RHS। अब देखते हैं कि LHS में क्या क्या हमारे पास अवयव हैं और RHS में हमारे पास क्या क्या अवयव हैं और कौन कौन से तत्व कितनी कितनी मात्रा में हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास इधर है, या तो हमारे पास है फेरन जिसको हम आयरन बोलते हैं, दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन और तीसरा चीज हमारे पास है ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं कि इसके कितने कितने परमाणु हैं इसमें। तो सबसे पहले हमने इधर देखा, तो इधर LHS में Fe के सिर्फ हैं कितने, 1। अब हाइड्रोजन के देखते हैं, तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हमने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1, तो ऑक्सीजन का हमने लिख दिया 1। अब RHS की तरफ जाते हैं, तो RHS की तरफ हम क्या देखते हैं कि Fe जो है, Fe के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3, तो हमने 3 लिख दिया। O के इधर कितने हैं, 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब देखते हैं इधर क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन जो है H है, तो H कितने हमारे पास हैं, सॉरी H हमारे पास कितने हैं, इधर हमने देखा तो H हमारे पास है 2, तो हमने H लिख दिया 2। अब ऑक्सीजन की तरफ बढ़े, तो इधर ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 4, तो हमने ऑक्सीजन को लिख दिया 4। अब अगर हम देखें तो LHS में फेरन 1 है, इधर 3 है, माने बराबर नहीं है, इनको हमें बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए हम क्या करें कि देखते हैं, अगर किसी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं शायद हो सकता है कि बराबर हो जाए, किसी को संतुलित करना है। इधर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है और इधर भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है, माने इधर दोनों तरफ क्या है, ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, लेकिन इधर ऑक्सीजन सिर्फ 1 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इधर सिर्फ 1 ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो हम सीधे तौर पर लेते हैं, अगर इसी इक्वेशन को नीचे लिखें तो हम देखते हैं Fe में इधर कितने हैं, 3 है, तो अगर हम इधर Fe में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में हमने क्या किया, इधर Fe में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Fe अब कितना हो गया। अगले स्टेप में एक नया बॉक्स बनाएंगे, एक नए बॉक्स में फिर हम देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि Fe इधर जितना था उधर भी इतना हो गया, माने क्या हो गया, ये 3Fe अगर इधर रहेगा तो इधर भी Fe 3 हो गया, माने फेरन LHS और RHS दोनों की तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, माने आयरन के जितने परमाणु इधर थे उतने ही लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या हो गए, बराबर हो गए, माने एक चीज आपकी बैलेंस हो गई। अब हम चाहें कि ये देखें कि ये संतुलित हो गया, तो नहीं, ये पूरी तरह से संतुलित आप इसे नहीं कह सकते हैं, ये अभी आंशिक रूप से संतुलित हुआ है, पूरी तरह से संतुलित नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि हम और इसमें क्या कर सकते हैं। दूसरा चीज देखते हैं कि हाइड्रोजन की तरफ जाएं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जितना LHS में है उतना ही हाइड्रोजन RHS में है, माने ये पहले से ही संतुलित है। अब हमें कुछ करना है, तो किसके लिए करना है, ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए करना है, ऑक्सीजन के लिए। इधर हमने देखा तो ऑक्सीजन कितना है, 1 मॉलिक्यूल है और इधर कितना है, 4। तो हम क्या करते हैं, 1 वाला जिधर है इधर हमने क्या कर दिया, इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन अब इधर कितने हो गए, 4, और इधर भी कितने हो गए, 4। तो हम क्या देखते हैं, स्टेप सेकंड हुआ हमारा, तो स्टेप सेकंड में हमने क्या देखा कि इधर भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और इधर भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हो गए, इधर भी O4 हो गया, इधर भी O4 हो गया। अब लेकिन हम देखते हैं कि इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई हो गया। अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, पहले तो हाइड्रोजन बैलेंस था, लेकिन अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रह गया है। अब इधर चूंकि हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 मॉलिक्यूल हो गए। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, LHS की तरफ जो LHS था आपका, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, 8 मॉलिक्यूल, और इधर कितना है, सिर्फ 2 है, इधर आपका कितना है, 2। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए,
इधर भी 4 टू द 8 माने 4 दूना 8। अब हाइड्रोजन भी हो गया 8। तो इस तरह से आपका ये हो गया समीकरण संतुलित। अब हम इसको लिख सकते हैं इसी समीकरण को, अगर संतुलित समीकरण लिखना है तो होगा ये 3Fe प्लस 4H2O गिव्स क्या देता है, Fe3O4 और प्लस 4H2, ये हमको देता है, ये रिएक्शन में देता है। अब हमने संतुलित कर लिया है, लेकिन अब हमें देखना है, चेक करना है कि क्या ये संतुलित है या नहीं है। दोस्तों तो हम लोग ने इसको संतुलित कर लिया है, लेकिन अब हम चेक करेंगे कि क्या ये संतुलित है या नहीं है। तो देखते हैं, अब हम नोट करते हैं फिर से। एक बॉक्स बनाया, तो इधर Fe के LHS में कितने हैं, 3 एलिमेंट है, 3 लिख दिया। अब हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, तो हमने इधर 2 लिख दिया। लेकिन अब कितने हो गए, 4 इंटू 2 कितने हो गए, 8, सॉरी अब चूंकि इधर कितने हो गए हाइड्रोजन 8, तो हमने हाइड्रोजन कितना लिख दिया 8। अब इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, 4 इंटू, तो कितना हो गया इधर 4। अब हम नए तौर पर देखते हैं, ये हो गया आपका LHS। अब RHS की तरफ जाते हैं, तो हम देखते हैं Fe कितना है 3 और ऑक्सीजन कितना है इधर पहले 4, और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो यहाँ हमने लिख दिया 8। अब क्या देखते हैं हम, Fe जितना इधर है उतना ही उधर है, हाइड्रोजन जितना इधर है उतना ही उधर, और ऑक्सीजन जितना इधर है उतना ही उधर है। माने LHS और RHS के दोनों तरफ से अगर देखते हैं तो LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। और इस तरह की मेथड को हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये जो तरीका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक टॉपिक छूटा है, ये सब दिखाते हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है S, तो ये क्या है, एक तरह का संकेत है, बताया गया है कि ये है क्या। तो उससे बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये S मतलब होता है सॉलिड। जो हमने आयरन लिया था इस अभिक्रिया में या इस रिएक्शन में, जो हमने आयरन लिया था वो आयरन के फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। और दूसरा हमने लिख दिया यहाँ H2O और यहाँ लिखा हुआ है G। अब G माने क्या होता है, गैस। अब यहाँ लिखा हुआ है H2O। अब आप सोचते हैं कि H2O तो जल है पहले से ही, और यहाँ हमने गैस लिख दिया है, तो ये कैसे हो सकता है। तो ये क्या होता है कि जो वाटर होता है उसका वेपर फॉर्म होता है, वाष्प होता है, वाष्प होता है, तो वाष्प गैसेस स्टेट होती है। ये क्या होता है, गैसीय अवस्था है इसकी, तो इसको हम गैस माने G से डिनोट करते हैं। आगे बढ़े तो जो हमारा पहला पदार्थ बना कि Fe3O4। अब Fe3O4 किस फॉर्म में है, सॉलिड, माने किस रूप में बना, ठोस के रूप में बना, तो ये हो गया आपका ठोस। अब अगला चीज है जो हमारा हाइड्रोजन है वो गैसियस स्टेट में है। तो इस तरह से हम जान गए कि कोई अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, और फिर क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। इतने टॉपिक आपने सीखा, रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये 3 चीजें आपने सीखी। अगले में हम आपको बताते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अगले स्लाइड में आप देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, आपको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों हम आपसे बात कर रहे थे कि जो अगला बताएंगे हम वो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये हम देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए हम जानेंगे दो, सीधे से सिंपली अगर जानना चाहें तो ऐसे बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 2 तरह के दिए गए हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं 2 तरह की होती हैं। पहला होता है संयोजन और दूसरी अभिक्रिया होती है वियोजन। तो पहली अभिक्रिया होती है संयोजन और दूसरी अभिक्रिया होती है वियोजन। अभी हम आपको बताते हैं कि संयोजन मतलब होता क्या है।
अगर देखा जाए सिंपली अगर संयोजन को डिफाइन करना हो तो संयोजन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, संयोजन होता क्या है, परिभाषित करना है। तो संयोजन का मतलब हुआ कि जब हमारे पास कोई दो अभिकारक हैं और दो अभिकारक हैं, वो दोनों जुड़ते हैं और कोई तीसरा अभिकारक कोई तीसरा उत्पाद बन जाता है। जब दो रिएक्टेंट होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक तीसरा प्रोडक्ट बन जाता है तो वो कहलाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन। अभी संयोजन को देखने के लिए हम एक उदाहरण आपको देंगे, एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि संयोजन होता है और कैसे होता है, और संयोजन होता है तो उसमें कैसी प्रक्रिया होती है। हो सकता है संयोजन के समय कोई ऊष्मा निकले, हो सकता है उसमें हीट हो या ना हो। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आते हैं संयोजन पे। अब संयोजन के लिए अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या हमारे पास है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चूना है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और इससे जाके अगर ये कंबाइन हो गया, बिना बुझा हुआ चूना जो है इससे कंबाइन हुआ तो क्या बनाता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है। और चाहे इसको हम ना लेते हैं, इससे और थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इससे और थोड़ा सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इससे और सिंपल एग्जांपल में हमने ले लिया सबसे पहले बुझा हुआ चूना, और दूसरा हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ले लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर ये जुड़ते हैं तो क्या बनाता है, सीधे तौर पे बन जाता है CaCO3। यह होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास था बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना की अभिक्रिया कराई हमने किससे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बुझा हुआ चूना मिलकर क्या बनाया, CaCO3। ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर हम देखते हैं दूसरा एक देखते हैं, इसी का और एग्जांपल लेते हैं, संयोजन का एक और एग्जांपल लेते हैं। तो संयोजन के एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, अब हम लोग समझ लीजिए पहुंच चुके हैं लैब में। लैब में पहुंच के हमारे सामने एक बीकर है। बीकर में सबसे नीचे हमने क्या डाल दिया है, थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। क्या डाल दिया, थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड डाला। और इसमें क्या हमने फिर जल डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और जल। अगर इसको हम रिएक्शन के तौर पर इसको हम निरूपित करते हैं तो कैसे लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास है, माने CaO है हमारे पास, माने ये है कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा चीज हमारे पास क्या है, जल। क्या हमारे पास है, जल। अगर कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलता है तो क्या बनता है, ये देखना है हमें। अब हम देखते हैं जब क्या बना, इधर बन गया जाके CaOH का होल ट्वाइस बन गया। क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। अब अभी हमको रिएक्शन संतुलित करना है तो देखते हैं, संतुलित करते हैं बाद में, लेकिन मेन प्रोडक्ट आपका क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस। और होता क्या है कि फिर हीट इवॉल्व होती है। क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, माने इससे हीट निकलती है, ऊष्मा इससे निकलती है। जब हम लोग बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड जल भरे हुए, इतना भरा हुआ जल है जिसमें हम क्या डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, तो नीचे की तरफ बहता हुआ चला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, चूना होता है एक तरह से। तो कैल्शियम ऑक्साइड बस बिना बुझा हुआ चूना होता है, और जब हम जल में डालते हैं तो वो पूरी तरह से बुझता चला जाता है, और यहाँ से बबल्स की तरह आवाज आती है और निकलता चला जाता है, और ये गर्म हो जाता है। पूरा बीकर कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, मतलब इसमें से ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उसको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। कैसे अभिक्रिया कहलाते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे थे आपको कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन अभिक्रिया आपने जाना कि जब हमारे पास कोई दो रिएक्टेंट हो, दो रिएक्टेंट कंबाइन हो जाए, दो रिएक्टेंट मिले और दो रिएक्टेंट मिलने के बाद कोई एक प्रोडक्ट बना दें, तो इस तरह की अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता ही है कि दो चीजें एक साथ मिल जाए, दो छोटी छोटी मिलकर एक चीज बन जाए, तो क्या कहलाता है, संयोजन। तो इस तरह से आपने सीखा दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। अभी हम देखते हैं अगली स्लाइड में वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो वियोजन का शाब्दिक अर्थ ही होता है टूटना। अब अगर हम लेते हैं दूसरी अभिक्रिया लेते हैं वियोजन। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है भैया, तो इसमें देखिए अगर हम
तो वियोजन होता कैसे है, कोई चीज़ टूटता कैसे है। ये देखिए, जब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट हो, सिर्फ हमारा रिएक्टेंट एक हो और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो जाए, वो अभिक्रिया के फलस्वरूप देखते हैं हम टूट जाता है, वो दो भाग में टूट जाएगा। अब दो भाग में टूट जाएगा तो क्या बनेगा वो देखते हैं। तो जब कोई भी पदार्थ टूट के दो भागों में या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, उस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब हमारे पास रिएक्टेंट सिर्फ एक होगा और प्रोडक्ट्स दो या दो से अधिक होंगे। इस तरह की अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो हम देखते हैं, अब जब वियोजन हुआ, कोई हमने एक उदाहरण ले लिया, तो उदाहरण पे हम लेते हैं, मान लिया हमारे पास था जो भी हमने ऊपर एक पहले उदाहरण के तौर पर देखा था, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम संगमरमर ही बोल सकते हैं, ये संगमरमर का फार्मूला भी है। अब हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं, जब थोड़ा सा गर्म किया गया तो टूटा, ये सबसे पहला चीज बना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना ये, कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा इसके साथ क्या निकल गया, गैस के रूप में निकल रहा था क्या, CO2, माने कहता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब हमारे पास ये CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, या हम इसको बोल सकते हैं सीधे तौर पर कि ये क्या था, संगमरमर था। अगर हिंदी में यूपी बोर्ड में बताया गया है, ये है संगमरमर। ये टूटा, जिसको हीट दिया गया तो टूटा, किस फॉर्म में टूटा, पहला चीज है बिना बुझा हुआ चूना निकला और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया। तो ये आपकी हो गई वियोजन अभिक्रिया। जब इसमें क्या होता है, कोई एक ही रिएक्टेंट हो और अभिक्रिया होने के फलस्वरूप दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के रूप में टूट जाए, तो वो अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों अभी आप पढ़ रहे थे वियोजन अभिक्रिया। इसका हमने एक एग्जांपल लिया था, लेकिन इसका हम दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज हो AgCl, Ag क्या होता है, ये होता है चांदी। क्या होता है, चांदी। अब हम AgCl टूटता है तो किसमें टूट जाता है, Ag और Cl में। अब होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम अगर सूर्य के प्रकाश पे भी रखते हैं, क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश हो, सनलाइट हो, तो AgCl जो होता है टूट जाता है, दो भाग में टूट जाता है। पहला भाग होता है Ag और दूसरा भाग होता है Cl, माने चांदी के रूप में और क्लोराइड, दो रूप में क्लोरीन के रूप में टूट जाता है। मतलब हमारे पास एक रिएक्टेंट था और इससे कितने प्रोडक्ट निकले, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट निकले। तो इसमें क्या बना, जब AgCl था, AgCl टूटा तो दो रूप में टूट गया। उसने पहले क्या दे दिया, सिल्वर, और दूसरा क्या दे दिया, क्लोरीन। तो इस तरह से क्या हुआ, ये वियोजित हो गया, AgCl वियोजित होकर Ag और Cl दो तरह के प्रोडक्ट बना दिए। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे थे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो विस्थापन का मतलब होता है, जहाँ तक हम लोग वैसे समझ जाते हैं कि क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसी टर्म को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि एक चीज़ दूसरे के साथ जाके डिस्प्लेस हो जाए। अब अगर उदाहरण के तौर पर हम लोग देखना चाहते हैं तो क्या देखें कि हम लोग एक टेस्ट ट्यूब ले लें, एक बीकर ले लें। एक बीकर ले लिया हमने और उसमें हमने क्या किया, कुछ दूरी तक CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया जो ब्राउन कलर का था। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा, जो सॉल्यूशन कैसा था, ब्राउन कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जो इसमें भर दिया गया है पूरी तरह से। और दूसरा चीज़ क्या करते हैं, हमने सबसे पहले यहाँ लिख रखा है रिएक्शन में Fe, माने हमने क्या लिया कि हमने कोई 2 या 3 कीली ले ली, हमने 2 या 3 कीली ले ली, पर 1 कीली, 2 कीली और 3 कीली। और 1 कीली को हमने रख दिया बाहर, पहली कीली को हमने क्या रख दिया, बाहर रख दिया, और बाकी 2 कीली को हमने एक राड
एक धागा बांधा, एक थ्रेड लिया और एक थ्रेड के माध्यम से दोनों किली को क्या करते हैं हम इसमें डिप करते हैं, किसमें, CuSO4 के सॉल्यूशन में। फिर क्या देखते हैं हम, थोड़ी देर तब 20-25 मिनट क्या करते हैं, इसको हम इसमें पड़ा रहने देते हैं उस कीली को। और जब हम लोग कीली को 20-25 मिनट के बाद बाहर निकालते हैं और ये जो पहली वाली कीली है इससे अगर हम तुलना करें तो क्या देखते हैं कि इस जो दूसरी कीली जो CuSO4 के सॉल्यूशन में पड़ी हुई थी, मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कीली पड़ी हुई थी उसका रंग बदल चुका होता है, उसका रंग ब्राउनिश हो जाता है, भूरा हो जाता है, उसका रंग हल्का भूरा हो जाता है। अब देखते हैं क्या, जो पहले कीली दूसरे रंग की थी अब वो कीली दूसरे रंग की हुई, माने क्या हुआ कि जो CuSO4 का सॉल्यूशन था वो इसके ऊपर आके विस्थापित हो जाता है और उसका रंग बदल जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन। अब देखते हैं हम कि जो विस्थापन है इसको हम लोग समझते हैं, एक ये हमने बताया आपको कि अगर हम लैब में देखना चाहें या सामान्यतः लैब छोड़ के अगर हम अपने घर में भी देखना चाहें तो इस प्रोसेस को हम लोग अपने घर में देख सकते हैं। एक बीकर ले, बीकर नहीं है तो एक किसी दूसरी तरह का हमने एक पॉट ले लिया, एक पॉट जो आयरन या कांच का बर्तन था, कांच का बर्तन लिया जिसमें हमने CuSO4 का सॉल्यूशन डाला, उसमें हमने 2 कीली डाली, 2 कीली 20 मिनट तक या 20 मिनट से थोड़ा ज़्यादा देर तक डिप करे रखा और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कीली को बाहर निकाल देते हैं। जब कीली को हम लोग उस सॉल्यूशन से बाहर निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कीली का रंग कैसा हो चुका है, जो कील थी उसका रंग बदल चुका होता है पहले के अपेक्षाकृत, और उस पर क्या होता है, जो आयरन की कीली होती है उस पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डिस्प्लेस हो चुका होता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, या इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं हमारे पास कोई एक चीज है, ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। हमने पहले लिया Fe माने आयरन लिया हमने, और दूसरा हमारे पास है CuSO4 का सॉल्यूशन। अगर इसको हम निरूपित करना चाहते हैं, इसको हम लिखना चाहते हैं तो क्या देखते हैं, जो SO4 है उसका सॉल्यूशन डिस्प्लेस हुआ था Fe के साथ, तो ये क्या बना दिया इसने, FeSO4 और कॉपर जाके बाहर हो जाता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों आज आपने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा आपने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो हमने बताया पहले और हम अब भी बता रहे हैं, फिर से बताते चले कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई 2 रिएक्टेंट होते हैं और वो परस्पर अभिक्रिया करते हैं, जिसके पश्चात कोई एक उत्पाद बन जाता है। इस तरह की क्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब उसके बाद उसके समीकरण को हमने लिखना सिखाया आपको कि उसका समीकरण कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले उसको हम शब्द में लिख सकते हैं, शब्द में लिखने के साथ उसका संकेत होता है, संकेत के रूप से हम बता सकते हैं। फिर हमने सीखा कि जो अभिक्रिया थी क्या वो संतुलित थी या नहीं संतुलित थी। अब संतुलित ना होने के, अगर नहीं संतुलित है तो हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग आंशिक रूप से सही मान सकते हैं। तो हमने आपको सबसे पहले बताया द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया। द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर हमने आपको सिखाया कि हम किसी भी अभिक्रिया को या किसी भी रिएक्शन को कैसे संतुलित करते हैं। एक बॉक्स के माध्यम से हमने बताया, हिट एंड ट्रायल मेथड बताया, दोनों तरीके से बताया कि बॉक्स के मेथड से दोनों तरह के जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होता है, दोनों तरफ के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। फिर बताया हमने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो उसमें 2 तरह का बेसिकली मूल तौर पे हमने पढ़ा कि संयोजन और वियोजन। तो संयोजन और वियोजन हमने बताया। संयोजन मतलब होता है जब एक पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ मिलके सिर्फ एक पदार्थ बना देते हैं, एक ही उत्पाद बन जाता है, संयोजन होता है। और जब एक पदार्थ टूट के 2 से अधिक पदार्थ बना देता है तो वो कहलाता है वियोजन। इस तरह से आपने संयोजन और वियोजन पढ़ा। एक आपने पढ़ा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, हमने आपको बताया दोस्तों कि वो अभिक्रिया या वो रिएक्शन
जिस रिएक्शन के दौरान उसमें से हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, वो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसमें क्या होता है, जो अभिक्रिया जिसके दौरान वो अभिक्रिया होने के दौरान ऊष्मा लेते हैं, तो जो जिन अभिक्रिया में ऊष्मा लेने के बाद वो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्मा शोषी। जैसा कि नाम से पता है कि ऊष्मा लेते हैं, ऊष्मा शोषण होती है उसमें, इसलिए उसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद हमने आपको बताया दोस्तों विस्थापन क्या होता है। जब क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा वाला जाके विस्थापित हो जाता है, इस तरह की अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें हमने देखा कि CuSO4 का सॉल्यूशन लिया था, उसमें हमने आयरन की रॉड डाली थी। फिर क्या देखा कि जो SO4 का CuSO4 का सॉल्यूशन है वो जाके Fe के साथ डिस्प्लेस होता है। Fe के साथ डिस्प्लेस होने के बाद FeSO4 बनाता है, माने फेरस सल्फेट बनाता है, और कॉपर जो होता है अलग बचा रह जाता है। तो हमने आज पढ़ लिया है विस्थापन अभिक्रिया। अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, या अगले दिन हम लोग पढ़ते हैं आपके साथ द्विविस्थापन अभिक्रिया और इसके बचे हुए न्यूमेरिकल्स, इसके बचे हुए जो वर्ड प्रॉब्लम्स या जो भी इसमें आपकी एक्सरसाइजेस दी गई हैं, एक्सरसाइजेस करेंगे और बाकी के चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस लॉकडाउन में ई आचार्य के माध्यम से हमसे जुड़ पाएँ और हमें देख रहे हैं आप ई आचार्य के माध्यम से, और हमारे साथ जुड़े रहें। आप भी जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें कि ई आचार्य के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका केमिस्ट्री गुरु अमरेश मिश्रा। धन्यवाद।